बच्चों, आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अगर हम फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बात करते हैं तो इसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? निषेचन और अंतर रोपण बोलेंगे। ठीक है। अब होता यह है, आप भी समझो कि निषेचन क्या होगा। तो मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है, नर और मादा युग्मक के बीच क्या हो जाए? संलयन की प्रक्रिया हो जाए तो हम उसे बोलेंगे निषेचन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इतनी बात समझ में आ रही है? मेल और फीमेल गैमेट के बीच जो भी संलयन की प्रक्रिया होगी उसे हम बोलेंगे निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। अब जैसे कि ये जो पेज तुम लोग देख रहे हो वो एनसीईआरटी की किताब का पेज है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? जब भी स्त्री पुरुष के बीच मैथुन हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है इसमें? शिश्न के द्वारा वीर स्त्री की योनि में छोड़ दिया जाता है, यानी वीर सेचन हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन बोल दिया इसको। ठीक है, या फिर इसको एक और टर्म देते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हो गया। तो इंसेमिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें वीर को फीमेल बॉडी में पहुंचा दिया गया, राइट। अब जब सीमन वीर स्त्री के शरीर में पहुंच चुका है तो अब उस स्थिति में क्या होगा? जो शुक्राणु बड़ी तेजी से गति करते हुए कहां पहुंचेंगे? गर्भाशय में पहुंचेंगे। ठीक है, और गर्भाशय पहुंचने के बाद लास्ट में कहां पहुंचेंगे? अंडवाहिनी में पहुंच जाएंगे। और अंडवाहिनी में 3 भाग होते हैं। उसमें से बीच वाला जो भाग होता है जिसको तुम्बिका बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। तो एम्पुला में निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की प्रक्रिया होगी। 1 नंबर का सवाल आता है कि मनुष्य में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो किस स्थान पर होती है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? तुम्बिका। ठीक है, तो यदि अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर आए तभी हो सकता है निषेचन, अदरवाइज निषेचन प्रक्रिया नहीं हो। ठीक है, यही कारण है कि जिसमें से सभी समूह प्रक्रियाएं निषेचन और सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती। कोई जरूरी नहीं ये हर बार समूह किया जाए तो हर बार निषेचन हो ही जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, कुछ और बातें बताते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश वाली स्लाइड पे आ गए, तो इंग्लिश वाली स्लाइड पे वही क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन रिलीज हो गया। ठीक है, पेनिस के द्वारा वजाना में चला गया, इसको बोल दिया इंसेमिनेशन। इसको हम लोगों ने वहां हिंदी वाले में क्या पढ़ा कि भाई पुरुष क्या करेगा? वीर्य को स्त्री के योनि में पहुंचा देगा और वहीं पर प्रक्रिया होगी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्यूजन। ठीक है, संलयन हो रहा है। स्पर्म शुक्राणु का अंडाणु के साथ क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, संलयन हो रहा है। इसी को क्या बोल दिया? निषेचन बोल दिया। इसी को क्या बोल दिया? फर्टिलाइजेशन बोल दिया। ठीक है, जो कहां पे मिलेगा? एम्पलरी रीजन में मिलेगा। तो देखो ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये कौन सा हो गया? इनफंडिबुलम। बीच वाला भाग क्या हो गया? एम्पुला हो गया। ये वाला भाग क्या हो गया? स्थमस हो गया। तो ये स्थमस है, ये एम्पुला है, और यहाँ पे ये इनफंडिबुलम है। तो इनफंडिबुलम कीप जैसा होगा जो केवल अंडाणु को ग्रहण करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक साफ सुथरी लाइन दिखाई पड़ रही है कि एम्पलरी रीजन में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिख रहा है। इस फ्लो चार्ट में दिखा करके समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि शुक्राणु आया, वजीना में प्रवेश कर गया, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल और यूट्रस से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए, स्थमस से होते हुए फाइनली कहां पहुंचा? एम्पलरी रीजन में पहुंचा। ये रीजन होता है एम्पलरी रीजन। ठीक है, उसके बाद अब इधर से, अब देखो यहाँ से ओवा है, वो अंडाशय है, अंडाशय से देखो अंडाणु निकला। ठीक है, तो पहले कहाँ पहुंचेगा? फिम्बरी। ये जो उंगली जैसी रचना यहाँ पे दिखाई जा रही है, उंगली जैसी रचनाओं के द्वारा अणु को कैच किया गया। कैच करने के बाद इनफंडिबुलम में पहुंचा। ये क्या है? इनफंडिबुलम वाला पार्ट हो गया। उसके बाद एम्पुला में पहुंचा। ये अंडाणु धीरे धीरे मूव करके यहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी इन दोनों के बीच, ठीक है, जहां पे हमने सर्किल बना दिया, इन दोनों के बीच यहाँ पे क्या हो जाएगा?
निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो कुल मिला के बात हमें ये समझानी है कि एक तरफ से शुक्राणु जाएगा, दूसरी तरफ से अंडाणु निकलेगा, दोनों किसी न किसी मध्य भाग में आकर के मिल जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, एम्पुला रीजन बोलेंगे। वहीं पर ही निषेचन की प्रक्रिया होती है, इस बात को ध्यान में सभी को रखना है। अब यहाँ इस पेज पे डिटेल बता के रखा हुआ है, निषेचन होगा तो, लेकिन होगा कैसे, इस बात को समझना है। हुआ क्या, नंबर 1 पॉइंट में बता रखा है कि अगर अंडाणु, ठीक है, अगर अंडाणु और शुक्राणु एक साथ अगर पहुंचते हैं एम्पुला में, ठीक है, तभी निषेचन को सत्य माना जाएगा, निषेचन होगा और प्रेगनेंसी आएगी, गर्भावस्था आती है, अदरवाइज नहीं आती है। लेकिन अगर दोनों समय पर पहुंच गए तो शुक्राणु क्या करेगा, संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है। किसके कांटेक्ट में आता है, जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है। ठीक है, ये क्या है, जोना पेलुसिडा के संपर्क में आया। जरा यहाँ पे देखो, ये शुक्राणु है, ये जो लाल वाली लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको क्या बोला जा रहा है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के संपर्क में आया, संपर्क में आने पर ही क्या होता है, उसमें कई परिवर्तन आने शुरू हो गए। और ये सभी को पता है कि शुक्राणु के शीर्ष पर एक्रोसोम की उपस्थिति होती है, नहीं होती। तो एक्रोसोम क्या करेगा, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, तो जोना पेलुसिडा की सहायता से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को गलाना शुरू कर देता है, शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा शुक्राणु अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या इसी तरह से बहुत सारे पीछे शुक्राणु आते हैं, तो क्या सारे प्रवेश कर जाएंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहला शुक्राणु जो संपर्क में आया, ठीक है, वो एक कुछ परिवर्तन ला देगा अंडाणु की दीवार में, इससे पीछे आने वाले जो शुक्राणु होंगे ना, अंदर प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, और जैसे ही पहला शुक्राणु प्रवेश करता है, ठीक उसी टाइम पर क्या होगा, ओवम, ठीक है, ओवम बन जाता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाती है। और इस तरीके से हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म का, ठीक है, और हैप्लॉइड न्यूक्लियस ओवम का, मतलब अगुणित मतलब n, ठीक है, अगुणित n प्लस n, एक n किसका हो गया, शुक्राणु का हो गया, मतलब स्पर्म का हो गया। दूसरा n किसका हो गया, ओवम का हो गया, अंडाणु का हो गया। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2n वाला आ गया ना, द्विगुणित आ गया ना, इसको क्या बोलेंगे, जायगोट बोलेंगे। तो इस तरीके से जायगोट बन जाता है, ये निषेचन की प्रक्रिया है। ठीक है, अब जरा हिंदी वाले पेज पे लेके चलते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है हिंदी वाले पेज पे, देखो ये लिखा हुआ, लाइन को आराम से देखो, फॉलो करके देखो क्या लिखा है, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात। ठीक, उसका बताया गया, निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी आवरण, मतलब इसको भी बोला था पीछे, जोना पेलुसिडा के संपर्क में आया। इससे क्या होगा, अतिरिक्त जो और शुक्राणु आ रहे होंगे ना, उनको अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिल पाई। इससे निश्चित होता है एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित करता है। बात समझ में आ रही है। अब ये जो प्रक्रिया है किसके द्वारा होगी, अग्रपिंडक के द्वारा। अग्रपिंडक यहाँ पे क्या है, इसको एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, एक्रोसोम कहते हैं, शुक्राणु, टैडपोल की तरीके का शुक्राणु, ठीक है, ये सब। और इसके ऊपर यहाँ पे ये क्या है, ये एक्रोसोम हो गया, एक्रोसोम हो गया। और इसी एक्रोसोम को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अग्रपिंडक लिखा हुआ है। तो इसके अंदर मिलेंगे एंजाइम, ठीक है, इसके अंदर एंजाइम मिलेंगे, और इस एंजाइम की वजह से क्या होगा, अंडे के चारों तरफ जो आवरण है ना, ठीक है, वो गल जाएंगे, और फिर क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली से जो शुक्राणु होता है अंदर प्रवेश कर जाएगा और अर्धसूत्रीय विभाजन को प्रेरित कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी वाली भाषा होगी। जरा कुछ और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। तो भाई जब निषेचन की प्रक्रिया हो गई, संपूर्ण जो शुक्राणु है वो अंदर चला गया, ठीक है, तो अब संलयन की प्रक्रिया हो जाएगी, और इसके फलस्वरूप क्या बन जाएगा, युग्मक बन जाएगा, जायगोट की रचना बन जाएगी। इसको भी पीछे हमने बताया था, n+n, मतलब n एक शुक्राणु का है, दूसरा n अंडाणु का है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, 2n वाला युग्मक जायगोट बना। तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये प्रक्रिया हुई कहां पे हुई,
एम्पुला वाले भाग में होगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे 100%। ठीक है, अब देखिए, अब जायगोट के बाद क्या होने वाला, जायगोट तो बन गया, अभी कहा जा रहा है कि ये जायगोट है, ठीक है, इसके केंद्रक में होने लगा विभाजन, जायगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, जायगोट में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जायगोट में क्या हो गया, सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जायगोट से 2 सेल स्टेज आई, 4 सेल स्टेज आई, ठीक है, 8 सेल स्टेज आई, 16 सेल स्टेज आई। तो इस तरीके से होता यह है कि अगर हम 16 कोशिकाओं की अवस्था तक आते हैं, ठीक है, तो इस अवस्था को बोलते हैं हम मारुला, चाहे हिंदी में कह दो चाहे इंग्लिश में कह दो, ठीक है, हिंदी में और कठिन नाम होता है, वो भी हम दिखाएंगे अभी क्या हिंदी वाले पेज पर चलकर। तो जायगोट में क्लेविस शुरू हो गया, ठीक है, सूत्री विभाजन से टूटने की प्रक्रिया हो गई, टूटना मतलब ये नष्ट हो रहा है, कोशिकाओं की संख्या जायगोट से बन रही है, 2 बन रही है, 4 बन रही है, ठीक है, फिर 8 बन रही है, फिर 16 बन रही है, इस तरह से संख्या बढ़ेगी। तो इन कोशिकाओं को बोलेंगे क्या, ब्लास्टोमियर बोलेंगे। तो उस अवस्था को जिसमें भ्रूण के अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमियर होते हैं उसको मारुला बोला जाता है। अब मरुला में लगातार विभाजन होंगे जिसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है, ये देखो ब्लास्टोसिस्ट का चित्र, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं जरा हिंदी वाले पेज की तरफ, हिंदी वाले पेज में क्या बताया जा रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा सा लिखा हुआ है कि समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब हो जाती है जब युग्मनज मतलब जायगोट अंडवाहिनी के स्थमस से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जायगोट बन गया तो वहीं पड़ा रहेगा, उसमें गति होगी, अब वो गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, ठीक है। देखो इस चित्र में अब देखो, समझो इस पूरी बात को क्या है, ये अंडाणु, अंडाणु शुक्राणु दोनों यहाँ पे मिले थे, ठीक है, निषेचन होने पे जायगोट बन गए, अभी जायगोट में विभाजन होते 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 देखो यहाँ तक पहुंचा, मतलब ये F तक देखो आया है। अब इस F की अवस्था को यहाँ पे देखो, ये ठीक है, यही तो है F, इसको क्या बोला है, मारुला, मतलब जायगोट में विभाजन होता जा रहा है और जायगोट गति भी करता जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, ये गर्भाशय, गर्भाशय की तरफ आता जा रहा है, गति भी इसमें होगी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। अब ऐसा नहीं कि जायगोट पतला का बन गया, स्थमस वाले भाग में ये स्थमस, याद करके बैठे रहोगे सर जी ऐसा है कि जायगोट जो है वही विभाजन कर लेगा स्थमस के अंदर ही और कुछ गति होनी नहीं, वहीं पे पत्ता रोपण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जायगोट विभाजन करता रहेगा, उसमें गति होती रहेगी और वो गति गर्भाशय की दिशा में होगी, ठीक। अब मरुला की कोशिकाओं में विभाजन हो जाएगा और कोशिका में विभाजन के साथ साथ उसमें कुछ परिवर्तन आएंगे, ठीक है। देखो मरुला को एक नया शब्द यहाँ पे दिख रहा है, तूतक। देखो 8 से 16 खंडे कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या बोलते हैं, तूतक या मरुला बोलते हैं। तो तूतक नाम ध्यान रखिए, उसी को कह दिया मरुला, इंग्लिश में मोरू, ठीक है। अब ये लगातार विभाजन करेगा, जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ेगा कैसे बदल गया, कोरक प्रोटीन बदल गया, ब्लास्टोसिस्ट बदल गया। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसकी बाहर वाली दीवार, ये इसको बोलते हैं कोश कोरक, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और ये जो कोशिका अंदर की तरफ दिखाई दे रही है वाली, इनको क्या बोलेंगे, इनर सेल मास बोलेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे इस ब्लास्टोसिस्ट में 2 तरह की रचनाएं दिखाई पड़ रही है, एक तो ये, इसको बोला ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट बोला, और इसको क्या बोला, इनर सेल मास। कोई समस्या वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कोरक कुटी से या ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये गर्भाशय की दीवार में चिपकने में सहायता करेगा
और पोषण भी प्रदान करवाएगा। वहीं पे जो अंतःकोशिकीय समूह इनर मास है उससे अब अगली अवस्था है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के दीवार में इम्बेडेड हो जाएगा और इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतररोपण या फिर इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश के पेज पे आते हैं। तो मरुला तक तो हम लोग पहुंच ही गए थे। मरुला ब्लास्टोसिस्ट में बदलेगा। ब्लास्टोमियर जो कोशिकाएं होती हैं, तो देखो यहाँ क्लीवेज तक चलते चलते हम लोग पहुंचे थे कहाँ तक, हाँ 8 से 16 सेल्स पहुंचे थे, उसको बोला था मरुला। अब मरुला की कोशिकाएं जो होती हैं उनमें कुछ परिवर्तन आते हैं। अगली जो अवस्था आएगी ब्लास्टुला की आएगी। ब्लास्टुला अंदर से खोखला हो जाता है क्योंकि कोशिकाओं ने अंदर से परिधि की तरफ कुछ घेरा बना दिया और एक किनारे की तरफ इनर सेल मास बना दिया। ठीक है, तो अब ट्रोफोब्लास्ट उसको कह दिया, इनर सेल मास कह दिया। ट्रोफोब्लास्ट क्या प्रदान करता है? नरिशमेंट देता है, पोषण देता है इनर आंतरिक कोशिका मास को। ठीक है, फिर जब वो पूरी तरह से अंदर दब जाएगा तो इनर सेल मास क्या बनाएगा? 3 जर्म लेयर, जनन स्तर बनाएगा, जिसे बोलते हैं आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म। तो इस तरीके से अब ये जो लेयर बन गया जिसको बोला गैस्ट्रोला, तो ये गैस्ट्रोला बन गया। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या पूछता है, जायगोट से बनने वाले चेंजेस कौन कौन से होंगे? तो जायगोट से पहले क्या बना? मरुला बना। मरुला से फिर क्या बना? ब्लास्टुला बना। ब्लास्टुला से फिर क्या बना? गैस्ट्रोला बना। ठीक है, गैस्ट्रोला। तो गैस्ट्रोला जो है इसी से ही 3 लेयर, इसमें अंदर 3 लेयर होते हैं। ठीक है, इसी से ही अब अंग बनने शुरू हो, बात समझना। ठीक है, अच्छा आगे वाले पेज पे क्या ये देखो यार, ये देखो ये क्या है, ये पहचान में आ रहा है? ये लेयर क्या है भाई? ये जो ब्लू कलर का बॉल आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये क्या है? ये ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट ये गर्भाशय की दीवार में अंदर धंस रहा है। देखो ये पूरी तरह से पैक हो गया। आफ्टर अटैचमेंट, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन सेल मतलब गर्भाशय की कोशिकाओं के संपर्क में आया, वैसे ही यूट्राइन सेल जो होंगी गर्भाशय की कोशिकाएं होंगी, उन्हें तेजी से विभाजन करती हैं, ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। इन दोनों चित्रों में साफ अंतर है। यहाँ कोई कवर नहीं है, यहाँ देखो कोशिकाओं का कवर दिख रहा है। कैसे हुआ? यहाँ पे ये कोशिकाएं है, ये कोशिकाएं, क्या यहाँ कोई कोशिका दिखाई पड़ रही है गर्भाशय की? नहीं। यहाँ देखो ये कोशिकाएं है, सेम ऐसी कोशिका देखो यहाँ पे आ गई। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि गर्भाशय की कोशिकाओं ने लगातार विभाजन किया और ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर दिया? ढक दिया, पूरी तरह से कवर कर दिया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से इम्बेडेड धस चुका है एंडोमेट्रियम में, गर्भाशय की मध्य दीवार में, आंतरिक दीवार में धस चुका है। इसी को बोलेंगे हम इम्प्लांटेशन। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। सुन लोगे हमारी बात को तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो प्रेगनेंसी और एम्ब्रियो डेवलपमेंट को समझते हैं। तो जब इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, तो होता यह है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली जैसी रचनाएं बननी शुरू हो जाएंगी। इसको क्या बोलेंगे? कोरियोनिक विलाय बोलेंगे। बनाया किसने? ट्रोफोब्लास्ट ने बनाया। भाई अगर ये ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, और ये गर्भाशय की दीवार होगी मान लो थोड़ी सी, और ये इनर सेल मास होगा। ठीक है, तो अब ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? ऐसे उंगली जैसी रचनाएं बना देगा। इन्हीं उंगली जैसी रचना को क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। तो चाहे इनको समझ लो, ये रचना है, चाहे हमने जो समझाया इसको समझ लो। तो उंगली जैसी रचनाएं ट्रोफोब्लास्ट ने बनाई। ठीक है, तो ये कहाँ घुस जाएंगी? गर्भाशय की दीवार में घुस जाएंगी। इससे क्या होगा? जो गर्भाशय की दीवार है वो गर्भाशय का जो ऊतक है और मदर का जो रक्त होता है, ठीक है, और जो एम्ब्रियो भ्रूण आ रहा है, उन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? एक मजबूत पकड़ बन जाएगी। ठीक है, जिससे आदान प्रदान में कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
ठीक, फिर से एक बार समझाओ। जब प्रत्यारोपण हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, कुछ उंगलियों जैसी रचनाएं बनाता है जिसको बोलते हैं कोरोनरी विलाई। ठीक है, जो कहाँ चला जाएगा, गर्भाशय के दीवार में अंदर प्रवेश कर जाता है और माता के सीधे रक्त के संपर्क में आ जाता है। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, गैस गैस के आदान प्रदान में, या फिर पोषक पदार्थों के आदान प्रदान में, उत्सर्जित पदार्थों के आदान प्रदान में। ठीक है, यहाँ पे मिलेगी हेल्प। ठीक है, ये देखो नए लाइन में क्या बोला हुआ, कोरियन विलाई और यूटेराइन टिश्यू, कोरियन विलाई और गर्भाशय के जो ऊतक होते हैं ये क्या करेंगे, प्लेजेंटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लेजेंटा बनाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने वाली, प्लेजेंटा बना देंगे। अब इसी बात को हिंदी वाले पे समझ लो, हिंदी वाले पे देखो क्या दिया हुआ। देखो हमारे कर्सर ने लिखना बंद कर दिया है, इसलिए केवल कर्सर से समझ लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा कर्सर का। कर्सर दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये इंटरनेट की वजह से कभी जो ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। तो प्लेजेंटा बन गई, देखो प्लेजेंटा, अपरा बन गया, प्लेजेंटा कहा जाता है। देखो लाइन देखना ध्यान से, जो प्लेजेंटा है भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति और कार्बन डाइऑक्साइड और भ्रूण के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को निकालने में सहायता करेगा। इस पे एक नंबर का सवाल आता है। सवाल ये आता है कि भाई प्लेजेंटा का अपरा का कार्य क्या है, तो भ्रूण को ऑक्सीजन देना, पोषण की आपूर्ति करना, कार्बन डाइऑक्साइड और जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो भ्रूण के द्वारा उत्पन्न हुए उनको बाहर निकालने में सहायता देना। तो अपरा, ये अपरा एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे क्या, अगर हम इसको मान लें कि ये क्या अपरा है, तो ये एक धागे जैसी रचना होगी। इसको क्या बोल दिया, अम्बिलिकल कॉर्ड बोल दिया, नाभि रज्जु बोल दिया। तो ये प्लेजेंटा है और ये यहाँ पे क्या है, ये नाभि रज्जु है, ये यहाँ पे भ्रूण से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो आवश्यक पदार्थ जो भी लेने होंगे भ्रूण को अपनी माता के द्वारा तो आराम से आते रहते हैं। तो जो अपरा होता है ना, ये कार्य तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में अंतःस्रावी ऊतक के समान भी कार्य करता है। जैसे इसमें एक सवाल आता है कि अपरा के द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकाले जाते हैं। तो देखो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन, ठीक है, कोरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको HCG भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCG भी बोलते हैं। और लैक्टोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोन हार्मोन। ठीक है, और अगर उत्तरार्ध की बात कर दें, प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम की बात कर दें, तो रिलैक्सिन हार्मोन में निकलता है। तो इस तरीके से ये प्रत्यारोपण की बात होगी। तो इतनी बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई। अब होता क्या है कि जैसे भ्रूण बन गया, तो भ्रूण का पहला संकेत क्या होता है कि हृदय का बन जाना। मानो कि 1 महीने की विषम अगर होता, मतलब 1 महीने की प्रेगनेंसी हुई, तो भ्रूण का हृदय सबसे पहले बनेगा, हृदय सबसे पहले बनेगा। और बढ़ते भ्रूण का पहला संकेत यही होता है कि उसके हृदय की धड़कनों को सुना जाए, स्टेथोस्कोप से धड़कनों को सुना जाए, स्टेथोस्कोप। ठीक है, दूसरे महीने में क्या होता है, उंगलियां बन, पहले महीने में हृदय बन गया, दूसरे महीने में हाथ पैर की उंगलियां बन गई। 12वें सप्ताह के अंत तक मुख्य अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। तो उदाहरण के लिए पैर, बाह्य जननांग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। और गर्भावस्था के 5वें महीने के बाद पहली गतिशीलता, मतलब 5वें महीने में मूवमेंट होता है, सिर के बाल उगाते हैं। ठीक है, और 24वें सप्ताह के अंत तक क्या होता है, दूसरी तिमाही की बात कर ले, पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं, आंखों की जो पलकें होती है अलग अलग हो जाती है, बरौनियां बन जाती है। और 9वें महीने की जब बात कर लेते हैं, पूरी तरह से विकसित हो जाता है, प्रसव भी तैयार हो। इतनी बात होगी। अब चलते हैं इस चैप्टर के अंत वाले टॉपिक हेडिंग की तरफ, प्रसव और दुग्ध श्रवण।
तो जब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की तो औसत टाइम कितना होता है 9.5 महीने। देखो बिल्कुल आसान सी लाइनें यहाँ पे लिखी हुई है। मानव में सगर्भता प्रेगनेंसी का जो औसत टाइम होता है वो 9.5 महीने होता है मैक्सिमम है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं जस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इसमें भी आता है मनुष्य का जस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो लिखो उत्तर क्या 9.5 महीना। अब जैसे ही अंत होने लगता है 9.5 महीने का तो गर्भाशय की दीवार में संकुचन होने लगेगा, पेशियां सिकुड़ने लगेंगी। ठीक है, और जब पेशियां सिकुड़ने लगती है तो फिर क्या होगा, गर्भ बाहर निकल आता है। तो गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं, शिशु जन्म या प्रसव या पाचुरेशन बोलते हैं। जहां पर हमारा कर्सर दिख रहा है पाचुरेशन कहते हैं। प्रसव एक जटिल प्रक्रिया है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा, मतलब तंत्र का तंत्र तो शामिल है ही, अंतःस्रावी तंत्र भी शामिल है पूरी तरीके से। तो अब कुछ संकेत मिलेंगे। तो पहला संकेत कौन देगा, जो शिशु है जो गर्भ के अंदर है, पहला संकेत वो देता है। पूर्ण विकसित गर्भ और अपरासी उत्पन्न होते हैं। इस पे 1 नंबर का सवाल आता है कि अगर प्रसव की बात आ रही है, पाचुरेशन की अगर बात आ रही है, डिलीवरी की बात आ रही है, शिशु जन्म की बात आ रही है, तो पहला संकेत कौन देता है, पहला संकेत पूर्ण विकसित गर्भ। ठीक है, बच्चे की बात हो रही है। और अपरासी उत्पन्न होते हैं जो हल्के गर्भाशय संकुचन को उत्पन्न करते हैं। तो जब हल्का संकुचन उत्पन्न हो गया तो फिर क्या होता है, एक रेफ्लेक्स प्रतिवर्ती क्रिया हुई। उस प्रतिवर्ती क्रिया की वजह से क्या होगा, मदर की पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन निकलने की क्रिया शुरू हो जाती है। अब वो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, गर्भाशय की दीवार को बड़ी तेजी से संकुचन करवाएगा। जब तेजी से संकुचन होगा तो क्या होगा, तो शिशु गर्भ के जन्म नाल के द्वारा बाहर आ जाता है, यानी उसे संपन्न हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन का ये कार्य रहा। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन का एक कार्य और होता है अधिक श्रवण को उद्दीपित करना। करना अधिक श्रवण को, अधिक दूध श्रवण लैक्टेशन को प्रेरित करना। चलो ये बात समझ आ रही, मेरा कुछ और लेके चलते हैं। तो यहाँ पे प्लेजेंटा के फंक्शन लिखे, जैसे ये एक बैरियर रोधक की तरह से काम करता है फीटस और मदर के बीच। ठीक है, ऑक्सीजन की न्यूट्रिएंट मतलब पोषक पदार्थों की सप्लाई कराएगा, ऑक्सीजन और सभी पदार्थों को हटवाएगा। अंतःस्रावी हार्मोन की तरह, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह से कार्य करेगा। ठीक है, मनुष्य में एचसीजी हार्मोन, एचपीएल हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये सारे हार्मोन निकलेंगे। तो रिलैक्सिन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी। रिलैक्सिन जो है वो यहाँ से तो निकलता ही प्लेसेंटा के द्वारा, अपरा के द्वारा, लेकिन अंडाशय से भी निकलता है। तो ये सारी बातें तो हम समझ रहे हैं पाचुरेशन के दौरान। तो ये देखो ऑक्सीटोसिन कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑक्सीटोसिन का कार्य होता है कि गर्भाशय के पेशियों में अधिक से अधिक संकुचन पैदा करना। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है कि जो बेबी होता है, देखो यहाँ पे पिक्चर में देखो क्या हो रहा है, शिशु बाहर निकल के आ रहा है, मतलब प्रसव कंप्लीट हो जाता है। तो जब प्रसव कंप्लीट हो गया तो देखो पिक्चर में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब नाड़ी को काटने का काम किया जा रहा है। तो प्लेजेंटा और जो बाकी बचे हुए जो भाग होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, मदर के शरीर से बाहर निकल दिया गया। ठीक है, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बात, मेमोरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथियां जो होती है वो मिल्क दुग्ध का श्रावण करती है जैसे प्रेगनेंसी का अंत हो जाएगा। इसके हम क्या बोलेंगे, लैक्टेशन बोलेंगे। और अगर हिंदी वाले कंटेंट पे आओगे तो इसको लिखा होगा दुग्ध श्रवण, लैक्टेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक शब्द यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कोलेस्ट्रॉल। तो जो पहला दुग्ध उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, येलो मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। मतलब प्रारंभिक कुछ दिनों तक येलोइश पीलापन वाला दूध स्रावित होता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। इस एंटीबॉडीज का कार्य क्या होगा, जो न्यू बॉर्न बेबी है, नवजात शिशु है,
उसके अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई समस्या अगर आती है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।